अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं आर्टिकल 370। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। आर्टिकल 370 पर फिल्म बनने की वजह से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और संविधान के अनुच्छेद 370 की चर्चा हो रही है। अमित शाह जमीन पर काम कर रहे हैं और पीएम मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इसलिए उनकी टीम ने चुनाव से पहले ही मिशन कश्मीर पर काम करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार ने माहौल ऐसा बना दिया जैसे वो 3 तलाक रोकने के लिए बिल राज्यसभा में पास कराना चाहते। पीएम मोदी के राष्ट्रपति भवन पहुंचने की जानकारी बहुत कम लोगों को। जिस कार से पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन गए वो विशेष सुरक्षा वाली कार नहीं। जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा तब MS धोनी 15 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात। एक छोटे से संविधान संशोधन के जरिए विपक्ष के सबसे मजबूत तर्क को पीएम मोदी और अमित शाह ने खत्म। जम्मू कश्मीर से करीब 1,54,000 लोगों ने पलायन। इसमें 88% से ज्यादा हिंदू हैं। कि आर्टिकल 370 लागू करने के पीछे दिमाग किसका? कि जम्मू कश्मीर का वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट तैयार किया? ये इतिहास की वो कहानियां हैं जिन्हें बड़ी चालाकी से ज्यादा नहीं उभारा है। कांग्रेस 1000 बार कहे कि वो आर्टिकल 370 फिर से लागू करेगी, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आर्टिकल 370 को फिर से लागू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आर्टिकल 370 की बात करते ही इस देश में कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है और ये वो लोग हैं जो आज तक आर्टिकल 370 हटाए जाने का रोना ही रो, जैसे मानो पीएम मोदी ने इनकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। अरे भाई, आर्टिकल 370 एक टेम्पररी व्यवस्था थी संविधान, जिसे पीएम मोदी ने हटा दिया और ये तो सालों पहले हो जाना चाहिए। पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया ही नहीं बल्कि जो लोग इसके हटने से दुखी हैं, कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बात भी कह दी जिससे उनके जख्मों पर मान लो नमक छिड़क दिया। हाल ही में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। वहां पर पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि सुना है कोई फिल्म आ रही है आर्टिकल 370 पर। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छा है, इस फिल्म के जरिए आर्टिकल 370 की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चले। सोचिए उन लोगों को कितना बुरा लगा हो, उन लोगों को जो आज भी कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के भरोसे बैठे हैं कि शायद एक दिन आएगा जब जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लागू हो जाए, या फिर से वो सुनहरे दिन लौटेंगे जब कश्मीर में खुलेआम पत्थरबाजी होती, या फिर से वो दौर आएगा जब अलगाववादी खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। लेकिन ये सब तो होने वाला नहीं है बॉस। ये वो सपना है जो अब सपने में भी नहीं आएगा। राहुल गांधी लाख कहते रहे कि आर्टिकल 370 को गलत हटाया गया, कांग्रेस 1000 बार कहे कि वो आर्टिकल 370 फिर से लागू करेगी, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आर्टिकल 370 को फिर से लागू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जिस फिल्म का जिक्र पीएम मोदी ने किया उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया। खैर, आर्टिकल 370 पर फिल्म बनने की वजह से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और संविधान के अनुच्छेद 370 की चर्चा हो रही है। तो मुझे लगा कि आज आपके साथ आर्टिकल 370 का वो इतिहास शेयर करूं जो बहुत कम लोगों को पता है। आप ये तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू, जिसे मोदी सरकार ने 2019 में हटा दिया, लेकिन क्या ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 लागू करने के पीछे दिमाग किसका? क्या आप ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 लागू करने को लेकर नेहरू और सरदार पटेल में कितनी बहस हुई? क्या आप ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट तैयार किया? ये इतिहास की वो कहानियां हैं जिन्हें बड़ी चालाकी से ज्यादा नहीं उभारा गया, लेकिन अब सारी बातें सामने आ रही और सामने आ रहा है आजादी के बाद का वो दौर जब नेहरू अपने हिसाब से फैसले लिया करते। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। दावा कर सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कहीं भी किसी से भी चर्चा करने की स्थिति में। सबसे पहले आर्टिकल 370 के इतिहास का पहला पन्ना खोलता हूं। भारत को आजादी मिलने से पहले देश में छोटी बड़ी कई रियासतें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में मौजूद 562 देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलीन करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के तहत जम्मू कश्मीर के विलय का प्रोसेस कंप्लीट नहीं, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर रियासत को अपने साथ बनाए रखने के लिए उसे विशेष रियायतें या राज्य को विशेष संवैधानिक दर्जा देना। इसे ऐसे समझिए कि जो रियासतें थी उनके सामने विकल्प रखा कि वो या तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान के साथ चली जाए, लेकिन सरदार पटेल की वजह से 562 रियासतों ने भारत में विलय कर। जम्मू कश्मीर का मामला सरदार पटेल नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू दे। जम्मू कश्मीर पर उस समय डोगरा वंश के राजा हरि सिंह का शासन, वो खुद को आजाद मुल्क की तरह मान रहे। लेकिन आजादी के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय करना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया।
महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी कि हमें इनसे बचाओ। भारत ने हरि सिंह से कहा कि अगर वो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करते हैं तो भारत मदद करते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसे जो का नाम दिया गया, उस पर साइन किया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। लेकिन यहीं पर वो पेच आ गया जिसकी वजह से आखिरकार जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे का प्रावधान किया। गौर करने वाली बात यह है कि बाकी किसी रियासत को विशेष दर्जा नहीं दिया। आजादी के बाद बाकी रियासतों के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पर साइन, जबकि जम्मू कश्मीर के साथ संबंध उलझते चले। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला तो उसकी एक वजह नेहरू को भी मान सकती, क्योंकि नेहरू ने कश्मीर के विलय के लिए अपने भरोसेमंद गोपाल स्वामी अयंगर को लगाया। आजादी के पहले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री हुए गोपाल स्वामी अयंगर 1937 से 1943 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री। इस दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर अयंगर की सोच से नेहरू काफी प्रभावित। गोपाल स्वामी अयंगर पहले सिविल सर्विसेज में थे और नेहरू को लगता था कि गोपाल स्वामी अयंगर कश्मीर का मूड समझते हैं। इसलिए गोपाल स्वामी अयंगर को नेहरू के दौर में बड़ी भूमिकाएं। 1946 में गोपाल स्वामी अयंगर भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे। 29 अगस्त 1947 को संविधान का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के भी सदस्य रहे। इसी संविधान सभा में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के साथ विलय के दौरान जम्मू कश्मीर के नागरिकों को एक भरोसा दिया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा वहां के संविधान पर फैसला लेगी। गोपाल स्वामी अयंगर की इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया। नेहरू के करीबी गोपाल स्वामी अयंगर की बातों से उस समय जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का माहौल सेट होने लगा। संविधान सभा का सदस्य होने के नाते गोपाल स्वामी ने नेहरू की सलाह पर जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस देने वाले ड्राफ्ट पर काम किया, जिसके बारे में बाद में खुद सरदार पटेल ने कहा। 16 अक्टूबर 1949 इसी तारीख को गोपाल स्वामी अयंगर ने आर्टिकल 306A का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे आगे चलकर आर्टिकल 370 के नाम से जाना। संविधान सभा ने गोपाल स्वामी अयंगर के इस ड्राफ्ट को स्वीकार कर दिया। विष्णु शंकर ने अपनी किताब माई रेमिनिसेंसेस ऑफ सरदार पटेल में लिखा है कि गोपाल स्वामी अयंगर ने नेहरू की सलाह के तहत यह काम किया, जो उस समय अमेरिका में थे। अगर जवाहरलाल यहां होते तो हम उस समझौते से बाहर निकल सकते, लेकिन मैं गोपाल स्वामी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था जो केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसे किया होता तो लोग कहते कि जब नेहरू दूर थे तो मैं उनके विश्वास पात्र से बदला ले रहा। इसी के साथ सरदार पटेल ने यह भी कहा, ना तो शेख अब्दुल्ला और ना ही गोपाल स्वामी स्थायी। भविष्य भारत सरकार की ताकत और हिम्मत पर निर्भर करेगा, और अगर हमें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है तो हम एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में रहने के लायक हैं। सरदार पटेल ने आर्टिकल 370 को लेकर यह भी कहा था कि जवाहरलाल नेहरू रोइंग, जिसके बारे में राजमोहन गांधी की किताब पटेल अ लाइफ में भी लिखा। इस ट्वीट में वो रेफरेंस है, यानी सरदार पटेल आर्टिकल 370 से खुश नहीं थे। वो ये जानते थे कि एक ना एक दिन आएगा जब आर्टिकल 370 को भारत सरकार हटा देगी, लेकिन ऐसा होने में 70 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू होने के बाद क्या क्या हुआ वो भी आपको जानना चाहिए। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने से क्या हुआ? क्या नेहरू का सपना पूरा हुआ या कश्मीर समस्या और बिगड़ गई? हरियाणा के एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई दाखिल, और इसमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर से करीब 1,54,000 लोगों ने पलायन किया। इसमें 88% से ज्यादा हिंदू थे। हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी जाती। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को पनपने का मौका, जो अक्सर पाकिस्तान का गुणगान किया करते। नेहरू ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में भी उठाया, जिसका जिक्र करके अलगाववादी नेता भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते। फिर आया 1990 का दौर, जब जम्मू कश्मीर में अलगाववाद चरम पर। 1990 से 2021 के बीच 1724 लोगों की हत्या की। केवल 1989 में 100 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। आजादी से अब तक 46,631 परिवार कश्मीर से विस्थापित। ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज हैं। इसके अलावा न जाने कितने ही ऐसी घटनाएं हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जो कश्मीर कभी हिंदू बहुल था वहां से हिंदुओं को ही भगा दिया, और इस सब की वजह सिर्फ आर्टिकल 370। सेना और पुलिस के कितने ही जवान शहीद, और ये सब चलता रहा 2019 में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया, तब जाकर इसमें परिवर्तन आया। पीएम मोदी ने जो फैसला लिया उसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प। पीएम मोदी साल 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चित, इसलिए उनकी टीम ने चुनाव से पहले ही मिशन कश्मीर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस मिशन पर असली काम शुरू किया गया जून 2019 के दूसरे हफ्ते। मोदी 2.0 सरकार में गृह मंत्री बनते ही अमित शाह कश्मीर के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने वहां के कई अधिकारियों से मुलाकात की। अमित शाह ने सरपंचों से लेकर कश्मीरी पुलिस के शहीद जवानों के परिवार वालों से भी मुलाकात की। 3 दिन के दौरे में अमित शाह ने अफसर, व्यापारी, पार्टी कार्यकर्ता और सरपंचों से मिलने के बाद यह तय कर लिया कि अब कश्मीर बड़े बदलाव के लिए तैयार है। अमित शाह जमीन पर काम कर रहे हैं और पीएम मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, यानी पर्दे के पीछे पीएम मोदी पूरे मिशन पर नजर रखे। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों की कमर आर्थिक और राजनीतिक तौर पर तोड़ चुकी है।
अलगाववादियों को कश्मीरी जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में सरपंचों को मजबूत करना शुरू किया। केंद्र की योजनाओं का पैसा जो राज्य सरकार के जरिए सरपंचों को दिया जाता, अब केंद्र सरकार ने वो पैसा सीधे सरपंचों को देना शुरू कर। पैसा सीधे गांव के विकास में लगाया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होने लगा। जम्मू कश्मीर में तैनात अधिकारियों और सुरक्षा बलों से बात की गई। किसी भी हालत में कश्मीर में कोई हिंसा न हो, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को कंट्रोल किया जाए। एनएसए अजीत डोभाल 23 और 24 जुलाई को श्रीनगर गए। फैसले से पहले कश्मीर घाटी में पर्याप्त सुरक्षा बल भेजा। जमीनी स्तर पर काम करने के साथ साथ पीएम मोदी संसद के गणित को भी ध्यान में रखे, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संसद से भी पास कराना। पीएम मोदी ने नरेंद्र तोमर, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को राज्यसभा में नंबर मैनेजमेंट के लिए लगाया। दूसरी पार्टियों के जो सांसद बीजेपी में आना चाहते हैं उनको लाने की जिम्मेदारी दी। मोदी सरकार ने माहौल ऐसा बना दिया जैसे वो 3 तलाक रोकने के लिए बिल राज्यसभा में पास कराना चाहते। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सब अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए हो रहा है। फैसला लेने से ठीक पहले 4 अगस्त 2019 की रात जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को जरूरी कदम उठाने के लिए जिन नेताओं पर आशंका थी उन्हें नजरबंद किया, मोबाइल सेवाओं को बंद कर दिया। 4 अगस्त 2019 को पीएम मोदी शाम को अचानक राष्ट्रपति भवन गए। पीएम मोदी के राष्ट्रपति भवन पहुंचने की जानकारी बहुत कम लोगों को। जिस कार से पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन गए वो विशेष सुरक्षा वाली कार नहीं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को कश्मीर पर बड़े फैसले के बारे में बताया। अगस्त 2019 की वो तारीख जब केंद्र सरकार ने संसद में एक प्रस्ताव लाकर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पीएम मोदी की रणनीति उस समय एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव पास कराने को लेकर। अचानक लोकसभा में यह प्रस्ताव आता है तो इससे विपक्षी दल सतर्क हो जाए। इसलिए पीएम मोदी ने 2019 में सरकार बनने तक इंतजार किया। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर से 2 विशेष विधेयक पेश करने का अनुरोध किया। स्पीकर ने मौका दिया तो गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और सीधे कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर पूरे सदन में हंगामा मच गया। विपक्ष के जिन सदस्यों को पहले हल्की सी भनक लगी थी वे सरकार के खिलाफ हो। हंगामे के बीच गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत 2 संकल्प और 2 विधेयक राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किए। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए फैसला लिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के पहले किस तरह से राजनीतिक प्लानिंग की गई वो भी आपको बता दूं। अब बताता हूं कि जमीन पर रणनीतिक प्लानिंग किस तरह से की गई। जमीन पर प्लानिंग लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों ने की और इसके बारे में अपनी किताब में लिखा कि 26 जून 2019 को अमित शाह जम्मू कश्मीर की यात्रा पर। लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों ने बताया कि उनके पास रात के 2 बजे फोन आया जिसमें सुबह 7 बजे गृह मंत्री से मिलने के लिए कहा गया। गृह मंत्री के साथ अपनी बैठक के बारे में ज्यादा कुछ बताए बिना लेफ्टिनेंट जनरल ने लिखा कि हमारी मुलाकात के दौरान आलू पराठा और ढोकला समेत स्वादिष्ट भोजन के अलावा कई संवेदनशील मुद्दों पर बात की। किसी को इतिहास रचना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों ने लिखा कि यह जिक्र करना जरूरी है कि गृह मंत्री एजेंडे से पूरी तरह से अवगत। उन्होंने काफी रिसर्च की। बैठक के खत्म होने पर मुझसे मेरे व्यक्तिगत विचार के बारे में पूछा। इस पर लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों ने कहा कि अगर इतिहास लिखना है तो किसी को तो इतिहास रचना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करने की घोषणा होने से पहले श्रीनगर में हुई आखिरी मीटिंग। इस दौरान एक बात और हुई जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान दिया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक पर थे, जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तब एमएस धोनी 15 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात। उस समय धोनी के चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर फिनिशर धोनी को ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया। फैंस का कहना था कि मिस्टर फिनिशर को 15 दिन के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया और वहां आर्टिकल 370 बड़ी सफलता के साथ फिनिश हो गया। लेकिन इसके पीछे यह मैसेज देना था कि जम्मू कश्मीर में सरकार लोगों के बीच माहौल ठीक करने की कोशिश कर रही है, जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की नजर लगातार कश्मीर पर बनी। अगर यह भनक लग जाती कि आर्टिकल 370 हटने वाला है तो बड़ा बवाल हो सकता है। लेकिन सरकार ने धोनी को कश्मीर भेजकर माहौल ही डाइवर्ट कर दिया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद हर तरह की कानूनी रुकावटों को दूर करने के पक्ष में थे। कोई ऐसा लूप होल न छोड़ा जाए जिससे कोई सवाल खड़ा। आपको बताता हूं कि मोदी सरकार ने संविधान और आर्टिकल 370 को कितनी गहराई से स्टडी किया। आर्टिकल 370 के सेक्शन 3 के तहत राष्ट्रपति को 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार। आर्टिकल 370 के सेक्शन 3 में लिखा है कि पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को खत्म कर सकते, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को राज्य की संविधान सभा के सुझाव लेने जरूरी। लेकिन जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में ही भंग हो चुकी थी। आर्टिकल 370 के समर्थक याचिकाकर्ता कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में भंग हो चुकी थी और राष्ट्रपति ने बिना राज्य की संविधान सभा के सुझाव लिए 370 पर फैसला लिया, इसलिए यह गैर कानूनी। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को ही बहुत कैलकुलेटेड गेम किया।
ऐसा गेम जिसका असर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिखाई। पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 के कानूनी दांवपेच को समझा और आगे उठने वाले सवालों को पहले परख। 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवैधानिक आदेश CO 272 जारी किया। संवैधानिक आदेश वो आदेश होते हैं जो संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति जारी करते। इस आदेश के जरिए संविधान के आर्टिकल 367 को संशोधित किया। संशोधन के जरिए आर्टिकल 370 के सेक्शन 3 में लिखे संविधान सभा को हटाकर उसे विधानसभा किया। राष्ट्रपति के इस आदेश के कुछ ही घंटों के अंदर राज्यसभा ने आर्टिकल 370 खत्म करने की सिफारिश कर दी। 5 अगस्त 2019 को ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 के सब सेक्शन 3 के तहत पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए आर्टिकल 370 को खत्म करने का अधिकार। राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। संविधान सभा के अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास। राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सारे अधिकार संसद के पास आ गए थे। ऐसे में राष्ट्रपति के आदेश के बाद इसे साधारण बहुमत के जरिए संसद पारित कर सकता था। एक छोटे से संविधान संशोधन के जरिए विपक्ष के सबसे मजबूत तर्क को पीएम मोदी और अमित शाह ने खत्म कर। विपक्ष 1957 में भंग हुई संविधान सभा की बात ही करता रह गया और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने संविधान सभा को विधानसभा में किया, जिससे आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटाया जा सके। ये सब करना इसलिए जरूरी था क्योंकि पीएम मोदी ये जानते थे कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया तो वही हुआ जिसकी उम्मीद। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाएं डाली गई। 5 जजों की बेंच ने कुल 16 दिन सुनवाई की। इसमें देश के सबसे बड़े 40 वकीलों ने दलील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में सुनवाई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही था। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है। केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता भी नहीं। धारा 370 में राष्ट्रपति के पास शक्ति है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बातें कही। राष्ट्रपति को 370 के सेक्शन 3 के तहत नोटिफिकेशन का हक है। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी बताया कि आर्टिकल 370 क्यों अस्थायी व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर में युद्ध जैसे हालात की वजह से आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था है। संविधान के आर्टिकल 1 और 370 से यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। यानी नेहरू से लेकर गोपालस्वामी अयंगर तक और सरदार पटेल से लेकर पीएम मोदी तक एक फुल सर्कल पूरा। और जम्मू कश्मीर से वो आर्टिकल हट गया जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद तो जैसे जम्मू कश्मीर में विकास की एक अलग ही हवा चली और आतंकी घटनाओं में किस तरह से कमी आई, जैसे आप खुद देखिए 2004 से 2014 तक कश्मीर में कुल 7217 आतंकवादी घटनाएं, जबकि 2014 से अब तक पिछले लगभग 10 साल में 2197 आतंकवादी घटनाएं। आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी आई। 2004 से 2014 तक कश्मीर में 2829 सुरक्षाकर्मी और नागरिक मारे, जबकि 2014 से 2023 तक 891 सुरक्षाकर्मी और नागरिकों की मौत, जो पहले की तुलना में 70% कम। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में भी 50% की कमी। 2010 में पत्थरबाजी की 2654 घटनाएं, 2023 में एक भी पत्थरबाजी की घटना है। 2010 में पत्थरबाजी में 112 नागरिक मारे गए। 2023 में न पत्थरबाजी हुई न इसमें किसी की मौत। 2010 में पत्थरबाजी से 6235 लोग घायल हुए, लेकिन 2023 में कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि पत्थरबाजी की घटना ही नहीं। 2010 में सीज फायर की घटनाएं 70, 2023 में सिर्फ 6। 2010 में घुसपैठ की 489 कोशिशें हुई थी, 2023 में घुसपैठ की कोशिशें घटकर 48 हुए और उन्हें भी नाकाम किया। 2010 में 18 आतंकी कश्मीर से भागे थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 281 का। जम्मू कश्मीर में नौकरी देने की सबसे बड़ी योजना चल रही। 2019 के बाद से 29,813 लोगों को नौकरी दी गई। लाखों लोग इस योजना से जुड़कर लाभ ले रहे। हिमायत योजना के तहत 1,05,639 लोगों को ट्रेनिंग मिली। स्कूल, कॉलेज, IIT, IIM, एम्स बन रहे, जिनका उद्घाटन पीएम मोदी ने हाल ही में किया। और ये सब तब हो रहा है जब आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो आर्टिकल 370 को वापस लाने के जुगाड़ में। याद करिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा कि अगर 370 हटा तो घाटी में कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं। मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं। Let me make it very clear. आज कश्मीर में शान से तिरंगा न सिर्फ लहरा रहा है बल्कि और बुलंद होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग बिना खौफ के शांति से रह रहे हैं। जो लोग आर्टिकल 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं वो खुद जम्मू कश्मीर में बदले माहौल का आनंद ले। राहुल गांधी तो अपनी बहन प्रियंका के साथ बर्फ का आनंद लेने के लिए कश्मीर गए। खुद तिरंगा लहरा चुके हैं लाल चौक पर, लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में माहौल ठीक नहीं।
तो बॉस, अब जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 से आगे बढ़ चुका है और अब जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्यों की तरह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि नेता भले चाहे, लेकिन अब कश्मीर की पब्लिक ही नहीं चाहेगी कि आर्टिकल 370 वापस। आपकी राय क्या है इस पूरी खबर को देखने के बाद? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल सर ने एक पूरी एक डिटेल हमारे सामने रख दी है, क्योंकि एक आर्टिकल 370 एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर एक काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिटिक्स की जाती थी, एक हर तरह से, ख़ास करके जो एक कश्मीर के अंदर एक ग्रुप बैठा हुआ था ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को एक हाईलाइट होने से एक रोका हुआ था। मतलब कि जो भी कोई वहाँ पर एक फोर्सेस जाती या कोई नेता जाता या कोई ऐसा काम होता था ना, सबसे पहले क्या होता था कि उन्होंने अपने जो एक ग्रुप भेज देते थे और पत्थरबाजी शुरू कर देनी, कभी इधर से एक मुद्दे उठा देने, कभी उधर से। लेकिन एक सबसे बड़ा स्टेप, एक सबसे, क्योंकि टीम तो बहुत बड़ी है पीएम मोदी जी की, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो क्रेडिट है ना वो अमित शाह और पीएम मोदी को जाता है, जो उन्होंने एक इतनी ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग की है और एक ग्राउंड पर आकर उन्होंने ये काम किया है अमित शाह ने, जिसकी वजह से एक ये चीज़ें पॉसिबल हो सकी हैं। क्योंकि वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ के लोगों से मिलना, जो एक इस हित में थे कि ये हटे, उनके साथ एक सारी चीज़ें करके फिर इस पर एक कोई स्टेप लेना ना, वो एक सबसे बेस्ट था। जो नहीं, शुरू से ही एक प्लानिंग चल रही थी कि मतलब कि एक कैसे, पहले तो एक मॉल एक बिगड़ना था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरी एक प्लानिंग के साथ ये चीज़ें की गई है। सबको एक मतलब कि एग्री करना, एकदम से नहीं फैसला किया गया। ठीक है, एक अमित शाह ने भी बोल दिया था, लेकिन उसके पीछे एक काफ़ी एक मतलब कि एक बैकग्राउंड रियलिटी छुपी हुई थी, जो कि अभी तक भी शो नहीं हुई कि कैसे मतलब कि चीज़ें हुई और कैसे चीज़ों को मैनेज किया गया। अब देखो ना, एक नया पॉइंट है कि MS धोनी भी भाई उधर 19 दिन और मतलब कि 20 दिन उधर ही उन्होंने एक स्टे किया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है यार। अब देखो ना, एक आर्टिकल 370 भाई हट गया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक उनको एक मतलब कि अच्छी रास्ते पर ही चला है ना। अब जो एक कश्मीरी यूथ है वो एक कंपटीशन कर रही है, एक मतलब कि इंडिया की दूसरी एक स्टेट के साथ, कि हमने भी इनसे आगे बढ़ना है, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, जिसमें मतलब कि पीएम मोदी जी का काफ़ी एक भाई बड़ा एक आप देख ले कि मदद है या उनकी मतलब कि हेल्प है कि उन्होंने एक 370 हटाकर सब चीज़ों को एक पीछे धकेल दिया। जो एक होता था ना, एक मतलब कि जो एक दहशतगर्दी उधर होती थी या एक दंगे होते थे, उन पर जो कंट्रोल किया है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री इस चीज़ पर मतलब कि जो कंट्री में मसले चल रहे हो एकदम से एक गिरफ्त कर सकें इतने बड़े मुद्दे पर, जो कि एक मतलब के हुए हैं कश्मीर में। नहीं, बिल्कुल देखो ना आप, जिस तरह एंड के ऊपर उन्होंने बहुत सारी ऐसी घटनाओं के एक कंपैरिजन सामने रखा है, उसका मतलब ये है कि बहुत हाई लेवल के ऊपर वहाँ पे मामलात ख़राब थे। और एक जैसे ही देखो ना, एक जिस तरह एक जो मतलब यूथ थी, उनका एक बचपन से लेकर जो 10-15-20 साल उनका एक माइंड जो है ना वो ख़राब किया गया। उनको यही दिखाया गया कि जो है ना वो ये सब कुछ एक हमारे ऊपर एक जुल्म कह लें या हमारे ऊपर एक ग्रिप के लिए किया जाता है, या हमें जो है ना इससे निकलना होगा, अपना एक देश या जो भी एक जिस तरह एक पाकिस्तान का एक लालच देना कि उनके साथ हम मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें उनके अंदर थी, जिस वजह से ये पत्थरबाजी वाले वाक़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते थे। और जैसे भाई एक ये स्टेप हुआ, उसके बाद लोगों को एक इस चीज़ की अवेयरनेस हुई कि भाई एक ये हमारे हित में ही है ये चीज़। और आस्ता आस्ता देख लो कि वो मतलब चीज़ें कम होती अब देख लो कि 2023 में एक भी पत्थरबाजी वाला वाक़या नहीं हुआ, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये एक देखो ना, जब लोगों को एहसास इस चीज़ का हो गया कि भाई हमें इससे कोई लाभ नहीं है, हमें जो है ना वो हमें जो बेसिक राइट्स है ना वो चाहिए, क्योंकि हर बंदे की आप कोशिश है कि वो कम से कम सुकून से रहे। तो ये चीज़ अब उनको मिल गई है। उसके बाद जब सुकून के बाद आगे उनको जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़, जो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है, वो जब मिलने लग गई हैं, तो उनका दिमाग ख़राब है कि वो इस तरह की चीज़ें सोचे। तो मुझे नहीं लगता आगे जो है ना ये चीज़ अब बिकेगी, चाहे कोई भी एक हुकूमत आए। अब देखो ना, एक अगर हुकूमत इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रही है, तो उसके आने तक तो मामले ही इतना जो है ना वो एक दब जाना है कि कोई बंदा इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ना यहाँ तक कि कश्मीरी भी इस बारे में कभी नहीं सोचेंगे कि ये हमें
दोबारा एक आर्टिकल 370 लगाया जाए, मुझे नहीं लगता। और देखो कि इतनी जल्दी वो हुकूमत भी नहीं आनी, एक माहौल बना हुआ है, और अगले 5 साल अगर मजीद मिल जाते हैं वहाँ पे तो एक चीज़ें ही ऐसी हो जाएंगी कि कोई इस बारे में सोचेगा भी नहीं। वाकई एक देखो ना, एक हुकूमत लोगों के साथ आती है, एक मतलब कि लोगों की सपोर्ट होती है, ये नहीं कि हुकूमत वन साइडेड होती है, कि मतलब कि एक मिसाल के तौर पर अब कांग्रेस की हुकूमत आ भी जाती है तो वो आकर एकदम से नहीं बोलेंगे कि हर चीज़ वो जो पीछे थी उसको वापस लेकर आ जाओ। उन्होंने हर चीज़ को देख कर ही चीज़ें करनी है, अगर आए तो भाई। लेकिन लगता नहीं है कि भाई एक इलेक्शन में एक मतलब कि कांग्रेस की इतना बड़ा सेटअप होगा, हाँ, इतना सेटअप होगा या एक पीएम बन सकेंगे। लेकिन जद्दोजहद तो वो भी कर रहे हैं, देखो आगे एक रिजल्ट क्या होता है। लेकिन कश्मीर का मुद्दा भाई काफी एक ना अब संभल गया। अब देखो ना, एक पाकिस्तान की एक्टिविटी उधर होती थी, एक मतलब कि चाहे ये एक बंदे भेजते थे या एक दंगे जाकर करवाते थे या लोगों को भड़काते थे। लेकिन उसके बाद एक मतलब कि एक इसमें एक काफी पुलिस चेंज आ गई, इंडिया की पुलिस काफी चेंज आ गई। उन्होंने भाई एक बैक डोर काफी एक मतलब कि पुलिस अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, और उन्होंने भाई इतना कि इनको धकेल दिया कि इनको अपनी अब पड़ी हुई है। मतलब कि एक फुर्सत नहीं मिलती है ये कि कहीं और एक्टिविटी कर सके या इस चीज में मुलव्वस हो सके। तो ये पे एक बहुत बड़ी भाई एक जीत है उनकी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।